हेलो फ्रेंड्स। जो हमने लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपना 9th क्लास का, वो क्या था? स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। ठीक है ना। उस स्टोरी के अंदर एक गांव की, जो इसमें मैंने पहले बात की थी, उसके अंदर कुछ एक स्टोरी के तौर पे हमें समझाने की कोशिश की गई कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, कैसे उनका यूटिलाइज किया जाता है। उस वो चीज़ के ऊपर बेस है पूरा का पूरा चैप्टर। कुछ चीज़ें मैंने बता भी दी हैं इसमें, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो पुट हो चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। जैसे भूमि, पूंजी हो गया, जो एक मानव पूंजी आ गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो आपके पास आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर आप जो फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह पुट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन लगा लो या आप इसके अंदर टॉपिक लगा लो। ठीक है ना। अगर इसमें समझ में आता है तो आप उसको यस और नो में वहाँ पे आंसर दे देना। ठीक है। इसमें फर्स्ट है, हरित क्रांति क्या थी, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। हरित क्रांति क्या थी? हुआ क्या था कि जब 1947 के बाद अंग्रेज भारत से चले गए थे और उनके जाने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल था, वो क्या था? इंडियन गवर्नमेंट का था वहाँ पे। ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट का था, हमारे पास इतने संसाधन या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन वहाँ पे कर सकें। कुछ सालों तक क्या हुआ, ऐसे एच टी जो ट्रेडिशनल थ्योरी से हम खेती करते थे वैसे एच टी चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एच वाई वी हाइब्रिड, हम कई बार यूज़ करते हैं हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड हाइब्रिड जो उसका हाइब्रिड यील्ड वैरायटीज़। ठीक है ना। इसमें हाइब्रिड बीज बोला जाता है, इनको फसल बोला जाता है। इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दौरान। 1960 और 1970 के जो दौरान इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब ये पूरा एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूरा पूरे देश के ऊपर एकदम से अप्लाई नहीं होती। अगर एकदम से वहाँ पे अप्लाई होती तो हमें होता कि हाँ एक फिक्स डेट होती है, पर ये फिक्स डेट नहीं थी। तो ये पूरे पूरे एक 10 के अंदर में, यानी कि 10 सालों के बीच में इसको क्या किया गया था, अप्लाई किया गया था। वैसे अमूमन इसको माना गया कि 1968 या 1967 के बीच में इसको मेजरमेंट किया गया कि वहाँ पे ये इसका आरंभ हो चुका था। इसमें फ़ायदा क्या था, अब क्यों महत्वपूर्ण थी ये? इसका काम क्या था इन बीजों का, कि इसका काम था मैक्सिमम वहाँ पे प्रोडक्शन को देना। ये आम जो अपने जो बीज वगैरह होता है उससे बेहतर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज करती है। अब इसमें क्या था, अब इसके प्रभाव क्या पड़े अर्थव्यवस्था पे? पहली बात तो वो आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? पहले तो मान के चलो छोटी सी जगह से 10 किलो कोई चीज़ होती थी, 10 kg वहाँ पे गेहूँ होगी। पर उन बीजों के बाद वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में क्या आ गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। जहाँ पे मतलब कि 10 kg वहाँ पे किसी चीज़ की वीट वगैरह राइस वगैरह की प्रोडक्शन होती तो वो बढ़ के कितनी होगी वहाँ पे, 3 टाइम मोर होगी वहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से क्या हुई उसमें बढ़ोतरी। सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिया क्या गया वहाँ पे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कि बढ़ाने के लिए, तेजी लाने के लिए एकदम से वहाँ पे क्या हुई, वहाँ पे वृद्धि हो गई थी। ठीक है ना। फर्स्ट आत्मनिर्भर होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गया इंडिया। ठीक है ना। एकदम से उनके जो बेस थे वो पहले से क्या थे, बेहतर थे। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फसलों के अंदर एकदम से क्या होगी, मल्टीप्लाई, मतलब कि वहाँ पे 3 गुना वहाँ पे एकदम से वृद्धि होगी थी। ये थी आपकी हरित क्रांति। क्या थी हरित क्रांति में? क्या था कि ऐसे बीजों को लेके आना जिनको अधिकतम से अधिकतम उत्पादन किया जा सके, HYV यानी कि हाइब्रिड यील्ड वैरायटीज। अब इसको कब आए थे ये इंडिया के अंदर, हरित क्रांति जिसको बोला जाता है, 1960 से लेके 1970 के बीच। ठीक है ना। अब 1960 से लेके 1970 के बीच ये वहाँ पे इंडिया के अंदर आई थी। इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह भी इंक्रीज हुई थी। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सीमाएं। अब हरित क्रांति की जो सीमाएं हैं अपनी, वो क्या थी? इसमें जो बेसिक तौर पे इनमें
जो ये हाइब्रिड बीज थे उनके अंदर पानी की अधिकता की क्या होती थी, जरूरत होती थी। अधिकतम का मतलब क्या है वहाँ पे कि हमें पहले नॉर्मल पानी की जरूरत होती है, पर ये बीज क्या होते थे, अधिक अधिक से अधिक पानी को लेते थे, और उस टाइम पे ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, तो ये भी एक मेन समस्या वहाँ पे उत्पन्न हो रही थी। दूसरा पॉइंट क्या था, इनके लिए वर्क यानी खाद वगैरह दवाई वगैरह की वहाँ पे इनकी जरूरत वहाँ पे पड़ती थी। सेकंड पॉइंट है वहाँ पे क्या थी, दवाई वगैरह की वहाँ पे जरूरत पड़ती थी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके अंदर ये पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर एकदम से अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हर एक सोल अलग होती है, हर एक मिट्टी अलग होती है, हर एक इन्वायरमेंट अलग होता है, मतलब पर्यावरण वगैरह अलग अलग होता है, ठीक है ना। भौगोलिक जो स्थिति होती है वो हर एक मतलब स्टेट्स की हमारे यहाँ पे क्या थी, अलग अलग थी। और जो हाइब्रिड बीज थे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आए, ये आए एक तो गेहूँ और दूसरा है चावल, ठीक है ना, और बाकी इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं आए, ठीक है ना। और दूसरा ये मिट्टी की शक्ति को थोड़ा कमज़ोर कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना। ये था आपका हरित क्रांति की सीमाएं, ठीक है। पहला, ये हरित क्रांति की जो लिमिटेशन क्या थी, एक तो मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर रहे थे, वो कम कर रहे थे। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, पानी खपत, इन बीजों के दौरान पानी खपत क्या होती थी, ज़्यादा होती, यानी कि पानी क्या लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करते थे। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है ये कि ये क्या कर रहे थे, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स और खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपयोग करना पड़ता था, ठीक है ना। मिट्टी की गुणवत्ता को वहाँ पे कम कर रहे थे, ठीक है ना। और फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पे कि ये जो बीज थे वो सिर्फ गेहूं और चावल के टाइम पे वहाँ पे अप्लाई हुए थे, और हर एक स्टेट में उसको अप्लाई करना मुश्किल था, क्योंकि गेहूं चावल हर एक कंट्री, हर एक स्टेट्स के ऊपर सॉरी हर एक स्टेट के अंदर नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है, गैर कृषि क्रियाएं क्या होती है और पालमपुर में इसके कौन कौन से कार्य हैं या फिर कौन कौन से तरह से होते। देखो गैर कृषि क्रियाएं क्या होती है, देखो कृषि क्रियाएं, वी आर डिपेंडेंट ओनली द एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हम पूरी तरह से जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं उसको तो एग्रीकल्चर यानी कृषि पर निर्भर होता है। गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वी हैव सम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक, इसके अंदर जो आपके पास आती है डायरी, जो दूध की डायरी होती है वो आ गया। सेकंड था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक कुम्हार हो गया, बढ़ाई हो गया, कोई छोटे मोटे दुकानदार हो गए, ये सब जो थे वो किसके अंदर आते हैं, लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। ट्रांसपोर्ट, थर्ड पॉइंट था ट्रांसपोर्ट। एंड फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर शॉपकीपर, जो शॉपकीपर होते हैं वो बेसिक तौर पे ये अपने 4 टाइप से थे। पालमपुर के अंदर देखो गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी कृषि का उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, यानी कि वो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना, उनको बोला जाता है गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि खेती का उससे कोई संबंध नहीं होता। पहला आता है आपकी डायरी, जो पालमपुर के लोग थे वो किस पे थे, कुछ लोग डायरी पे यानी कि दूध की जो डायरी होती है उस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। सेकंड था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग। लघु उद्योग वो उद्योग थे जिसमें बढ़ाई आ गया था, कुम्हार आ गया था, और इसके दौरान ये छोटे छोटे जो ये काम करने वाले होते हैं, मजदूर, ये मिस्त्री वगैरह जो जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, लघु उद्योग के अंदर आते हैं। थर्ड जो इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जो ये घोड़ा गाड़ी वाले थे या अपने कुछ संसाधन लेते थे, जो लोगों को यहाँ से वहाँ सामान को ले जाना या लोगों को लेके आना जाना, ये सब चीज़ें इसमें आते थे ट्रांसपोर्ट के अंदर थे, इसके अंदर पालमपुर गांव के अंदर। फोर्थ था इनका शॉपकीपर, जो दुकानदार थे, दुकानदार भी अहम भूमिका निभाते थे, क्योंकि ये भी क्या है एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करते। तो ये 4 तरह के लोग कृषि से अलग पालमपुर में लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। फर्टिलाइजर्स का आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम यूज़ किस लिए कर रहे हो, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब आप हाइब्रिड बीज को लगाओगे, हाइब्रिड बीज को लगाओगे तो उसको क्या मांगेगा, पानी मांगेगा, पानी मांगेगा, और उसके साथ खाद मांगेगा, खाद मांगने के बाद उसमें बीमारियाँ लगेंगी, बीमारी लगने के बाद वो क्या करता है, फर्टिलाइजर्स यानी कि दवाइयों को वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने से होने वाली हानियाँ कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात मेन, हमारी स्वास्थ्य पे इसका क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है ना। एक तो होती है आप ऑर्गेनिक खा रहे हो, ऑर्गेनिक से अलग जब आपकी फर्टिलाइजर की चीज़ों को खाते हो तो उसका क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब ये बीमारियाँ किससे हो रही है, इन्हीं चीज़ों से हो रही है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो रासायनिक क्या करते हैं, अब इनका रसायन का उपयोग करने से जहाँ पे ये बनते हैं, इनके बाद वेस्ट को, या तो वो दो तरीके होते हैं उनको बनाने, वेस्ट को कहीं निकालने के। पहला नदियों के द्वारा, दूसरा मिट्टी के द्वारा। किसी भी ऑप्शन से लगा लो, अगर नदियों में बहा रहे हो तो तब भी नुकसान है, अगर वो धरती के अंदर उसको पाइपलाइन से अगर किसी न किसी तरह से वेस्टेज को धरती के अंदर डाल रहे हैं तब भी वो क्या है, भूमि को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो फसल की जो अपने जो खान पान होता है उसकी शुद्धता को क्या करता है, वहाँ पे कम करता है। ठीक है ना। ये इसके मुख्य कारण होते हैं। देखो फर्स्ट क्या, अपने स्वास्थ्य पे इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है अपने जो जल है स्थल है दोनों क्या करता है, नुकसान देता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो आता है आपकी जो इसका मौसम के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो वो क्या आ जाती हैं फसलें पहले या फिर बाद में आना शुरू हो जाती है, जिसका मौसम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, जो आपकी शुद्धता है वो क्या होती है, पूरी तरह से कम हो जाती है। ठीक है ना। और जो अपनी मिठास होती है किस चीज़ के अंदर, या फिर ये लगा लो फसलों के अंदर मिठास होती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है खरीफ व रबी की फसल में अंतर। आपने लास्ट ये 6th 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। खरीफ और रबी की फसल क्या होता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल सिंपल लैंग्वेज में समझो, खरीफ की फसल होती है गर्मियों की और रबी की फसल होती है सर्दियों की। यानी कि गेहूं है तो किसकी होगी, वो होगी अपनी सर्दियों की, और चावल है वो किसकी होगी, अपनी गर्मियों की। ठीक है ना। या पहले बात करें खरीफ की। खरीफ की फसल कौन सी होती है, ऐसी फसल जो कि आपकी अक्टूबर और नवंबर के दौरान उगाई जाती हो और उसको मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता हो। ठीक है ना। ऐसी फसलों क्या बोला जाता है, सॉरी उसको बोला जाता है रबी की फसल। ठीक है ना। उसको बोला जाता है आपकी रबी की फसल। उसके बाद आती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो कि आपकी गर्मियों में होती हैं। ठीक है ना। यानी कि आपके जैसे कि अब अपना सीज़न चला हुआ है गेहूं के बाद चावलों को लगाना, तो ये इसमें आती है आपकी खरीफ के अंदर आती है। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, इसके एग्जाम्पल वगैरह दे लेना। ठीक है ना। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं और मैं आपको ये इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपने आसपास जो भी अपने माता पिता हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स हैं और खुद का अपने पास ध्यान रखें। थैंक यू। स्टे एट होम।